आज का जो चैप्टर है वो है हेमोलाइसिस एंड फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो एट फर्स्ट हम जो डेफिनेशन दिया है तो उसमें देखेंगे क्या। हेमोलाइसिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। To define more specifically, it is the process which involve the breakdown of RBC। तो हमारा जो हेमोलाइसिस है, हेमोलाइसिस में क्या होता है, मेनली RBC का ब्रेकडाउन होता है, उसको ही हेमोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेजिलिटी है ससेप्टिबिलिटी ऑफ RBC टू हेमोलाइसिस और टेंडेंसी टू ब्रेक इजीली इन इज कॉल्ड फ्रेजिलिटी। तो फ्रेजिलिटी क्या है, फ्रेजिलिटी ये है कि RBC जो है वो कितने ईजीली ब्रेक हो जाता है। अगर वो ईजीली ब्रेक हो जाए, उसका ईजिली ब्रेक होने का टेंडेंसी जो है उसको ही फ्रेजिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेजिलिटी जो है वो 2 टाइप्स होता है। ठीक, एक है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी और एक है मैकेनिकल फ्रेजिलिटी। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी में क्या है, व्हिच ऑकर्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ हाइपोटोनिक सलाइन। अगर हाइपोटोनिक सलाइन की वजह से फ्रेजिलिटी हो तो उसको ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बोलते हैं। ठीक, और मैकेनिकल फ्रेजिलिटी क्या है, अगर कोई भी इंजरी की वजह से हो या फिर ट्रॉमा की वजह से हो तो वो मैकेनिकल होता है। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन ओनली ओल्ड RBC आर डिस्ट्रॉयड इन द रेटिक्यूलो एंडोथेलियम सिस्टम। Abnormal hemolysis is process by which even younger RBC are destroyed in large number by the presence of hemolytic agents और हेमोलाइसिन्स। अगर ये 2 टाइप्स के होते हैं, तो एक है क्या, तो एक है ओल्ड जो RBC है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर नॉर्मली होता है क्योंकि ओल्ड अगर हो जाए तो डिस्ट्रॉय तो होगा ना, उसके वजह से उसके बाद वो न्यू फॉर्म करेगा RBC। ठीक है, और अगर ये एबनॉर्मल हो जाए, मतलब यंग RBCs है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है, और इसके पीछे जो कारण है वो है हेमोलाइटिक एजेंट्स और हेमोलाइसिन्स और हेमोलाइटिक एजेंट की वजह से RBC जो क्या है जल्दी टूट जाता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोसेस ऑफ हेमोलाइसिस। तो प्रोसेस ऑफ हेमोलाइसिस क्या है, नॉर्मली प्लाज्मा एंड RBC इज osmotic equilibrium. When the osmotic equilibrium is disturbed, the cell are affected. For example, when the RBC are immersed in hypotonic saline, the cell ruptured by bursting because एंडोऑस्मोसिस। तो अगर जो हाइपोटोनिक सलाइन होता है उसमें अगर RBC को इमर्स्ड कर दे तो उसके अंदर फ्लूइडिटी हो जाता है और उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। तो इसके बाद क्या है, फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो फ्रेजिलिटी टेस्ट क्या है, फ्रेजिलिटी टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि एरिथ्रोसाइट जो है वो हाइपोटोनिक सलाइन में अगर उनको इमर्स्ड करे तो कितनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको देखता है। मेनली एरिथ्रोसाइट्स की रेजिस्टेंस को चेक करता है, मेजर करता है ये। ठीक है, इट इज़ डन बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड को देख के मतलब ये वाला टेस्ट किया जाता है। 1.2 to 0.2% दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन जो है, और द सॉल्यूशन एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर टेकन इन सीरीज ऑफ कोन्स ट्यूब। ठीक है, कोन्स ट्यूब जो होता है उसमें ये सब सॉल्यूशन दिया जाता है। उसके बाद सब कुछ देने के बाद क्या है, इसको ऐसे ही रख के चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद जो है हम मतलब 2 टाइप्स में इसे रिजल्ट को डिवाइड करते हैं। तो एक है क्या, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट जब देखते हैं तब अगर हेमोलाइसिस ना हो, ठीक है, तो फ्लूइड में एक फॉगिनेस मतलब टर्बिडिटी नज़र आता है। तो उसके बाद क्या है, अगर हेमोलाइसिस स्टार्ट हो जाए तो ये टर्बिडिटी जो है रिड्यूस हो जाता है, और अगर हेमोलाइसिस कंप्लीट हो जाए तो जो फ्लूइड है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अगर हम यही ऑब्जर्वेशन अगर सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखें तो यहाँ पे है क्या, अगर हेमोलाइसिस ना हो तो सेल सेडिमेंटेशन एट द बॉटम विथ क्लियर कलरलेस फ्लूइड अबव। ठीक है, तो सेल का जो सेडिमेंट होता है वो नीचे चला जाता है और ऊपर क्लियर कलरलेस वाला जो फ्लूइड है वो ऊपर आता है। ठीक है, इफ हेमोलाइसिस इज स्टार्ट, अगर हेमोलाइसिस स्टार्ट हो जाए तो सेल का जो सेडिमेंटेशन है वो
घट जाता है और जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और अगर हीमोलाइसिस कंप्लीट हो जाए तो वो जो सेडिमेंटेशन वो जो मतलब कलर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया कि जो इंडेक्स ऑफ फ्रैजिलिटी, हाँ, आफ्टर 20 मिनट्स नो हीमोलाइसिस, अगर हीमोलाइसिस ना हो तो अप टू 0.6%, अगर ऑनसेट ऑफ हीमोलाइसिस हो तो 0.45, अगर कम्प्लीसन ऑफ हीमोलाइसिस हो तो 0.35, ठीक है। और 0.45 जब होता है तब हमारा जो ओल्ड सेल्स है वहीं रैप्चर कर जाता है, ठीक है। और अगर 0.35 हो जाए तो जो हमारा यंग सेल है वो भी डिस्ट्रॉय कर जाता है। और जो कंडीशंस व्हेन हीमोलाइसिस अकर, कौन से कारण की वजह से हीमोलाइसिस हो सकता है, तो यहाँ पे है क्या, हीमोलाइटिक जॉन्डिस और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, पॉइजन्स, और वाइल यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी फॉर हीमोडायलिसिस, और हार्ट लंग मशीन ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के वक्त पे भी हो सकता है, हाँ। उसके बाद, लेकिन ये बहुत रेयर है। और हीमोलाइसिस क्या है, मतलब जो चीज़ के वजह से हीमोलाइसिस होता है तो वो भी दो अलग अलग टाइप्स के हैं। एक है केमिकल सब्सटेंस और एक है सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस में क्या है, अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसिड्स, एल्कालीज, वाइल्ड सॉल्ट्स, सैपोनिन। और जो केमिकल पॉइजन्स हैं लाइक आर्सेनियल प्रिपरेशन, और जो कार्बोलिक एसिड है वो, नाइट्रोबेंजीन और रेजिन, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन और सब्सटेंस फाउंड इन बॉडी। तो यहाँ पे है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस, सेफालोकोकस, टिटेनस, बैसिलस, और वेनम ऑफ पॉइजन्स स्नेक लाइक कोबरा। तो कोबरा का जो जहर होता है वो अगर बॉडी पे एंटर कर जाए तो हमारा आरबीसी का हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। तो हीमोलाइसिस फ्रॉम नॉर्मल टिश्यू, तो जो नॉर्मल टिश्यू हैं उनमें से भी हीमोलाइसिस निकल सकता है, तो उससे भी हीमोलाइसिस होता है।